आदर्श की ऑनलाइन क्लास में सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। कल हमने मैक्सवेल का वेग वितरण का नियम स्टार्ट किया था। हमने ये स्टार्ट किया था, मैक्सवेल ने पदार्थ के गतिक प्रतिरूप और मैक्सवेल बोल्ट्जमान सांख्यिकी के आधार पर जो 3 महत्वपूर्ण सूत्र स्थापित किए थे उनमें हम स्थापित करने जा रहे हैं। हमने कल समीकरण नंबर 4 तक समीकरण नंबर 3 तक अध्ययन किया था। समीकरण नंबर 3 एक बार दोबारा लिख रहे हैं। देखिए समीकरण नंबर 3 कल थी वी सी कोमा सी प्लस डी सी। यह आयतन हमें कल समीकरण नंबर 3 में प्राप्त हुआ था। यह आयतन हमें प्राप्त हुआ था 4 पाई सी स्क्वायर डी सी। इक्वेशन नंबर 3। उसके बाद हमने अल्पतम ज्ञात भौतिक राशि h के बारे में चर्चा की थी। वैज्ञानिकों ने एक कोष्ठिका का आयतन कितना लिया था, h3, क्योंकि सबसे छोटी ज्ञात भौतिक राशि h है। समीकरण नंबर दे देते हैं 4। 3 और 4 को समीकरण नंबर 2 जहाँ पर gi का मान है उसमें रखेंगे। इक्वेशन नंबर 3 और 4 को 2 में रखने पर हमें किसका मान प्राप्त होगा, gi का। रखिए भाई, gi इजिकल टू क्या था ऊपर, वी सी कोमा सी प्लस डी सी के मध्य क्षेत्र का आयतन वो था 4 पाई और v बटा h³ सी स्क्वायर डी सी। ये है इक्वेशन नंबर 5। देखिए इक्वेशन नंबर 5 को इक्वेशन नंबर 1 में रखने पर हमें NCDC का मान प्राप्त होगा। इक्वेशन नंबर 5 को इक्वेशन नंबर 1 में रखने पर इक्वेशन नंबर 1 में रखेंगे तो हमें किसका मान प्राप्त होगा, NCDC का। इक्वेशन नंबर 1 याद कीजिए कौन सी थी, a e की घात माइनस EI बटा KT इंटू GI ये थी। इसमें GI का मान रखेंगे 4 पाई V इंटू A बटा h³ इंटू e की घात माइनस EI बटा KT सी स्क्वायर डी सी। इक्वेशन नंबर इसको दे देते हैं 6। देखिए इक्वेशन नंबर 6 में देखिए 4 पाई V और A बटा h³। ये देखिए पूरी की पूरी राशि क्या है, एक नियतांक है। इस राशि में जो आ रहे हैं वो सभी पद क्या है, नियत राशि है। तो मान लीजिए कि ये मान B के बराबर है। हम लिख देंगे कि इक्वेशन 6 में 4 पाई VA बटा h³ एक नियतांक है। और इस नियतांक को हम किसी के भी बराबर मान सकते हैं। हमें इक्वेशन सरल करने के लिए मान लेते हैं इसका मान B के बराबर है। माना यह B के बराबर है। B के बराबर है। इसको यूं भी लिख सकते हैं कि अर्थात B का मान क्या होगा, 4 पाई VA बटा h³। इक्वेशन नंबर 7।
इक्वेशन नंबर 7 को कहाँ पुट करेंगे, अब आपको भी धीरे धीरे पता चल रहा होगा। इक्वेशन नंबर 7 को इक्वेशन नंबर 6 में पुट करेंगे। इक्वेशन नंबर 7 को इक्वेशन 6 में रखने पर रख दीजिए भाई, NCDC का मान आएगा NCDC बराबर बी ई की घात माइनस EI बटा KT C² DC, इक्वेशन नंबर 8। इसे हम दे देते हैं समीकरण नंबर 8। इसके बाद देखिए, चूंकि गैस आदर्श है अतः गैस की कुल ऊर्जा गतिज ऊर्जा के बराबर होगी। हमने गैस कौन सी ली है, आदर्श ली है। चूंकि गैस आदर्श है अतः कुल ऊर्जा गतिज अतः गैस की कुल ऊर्जा गतिज ऊर्जा के बराबर होगी। टोटल एनर्जी इक्वल टू होगी टोटल काइनेटिक एनर्जी के, EI का मान होगा 1/2 mc²। c² गैस का वेग है। इक्वेशन नंबर दे देते हैं 9 और 9 को हम कहाँ रखेंगे, 8 में। नाइन को 8 में रखेंगे। 8 में जहाँ आपको EI दिखाई दे रहा है वहाँ हम 1/2 mc² रख देंगे, तो हमारे पास NCDC का मान आएगा NCDC बराबर BE की घात माइनस BE की घात EI की जगह रखेंगे हम mc²/2, तो आ जाएगा माइनस का mc²/2 KT, E की घात माइनस mc²/2 KT, ये आ जाएगा बटा 2 KT C² DC, समीकरण नंबर 10 इंटू में C² DC, समीकरण नंबर 10। देखिए ये हमारा इक्वेशन 10 है। अब हम B का मान ज्ञात करेंगे जो हमने नियतांक माना है। B का मान ज्ञात करने के लिए हम समीकरण नंबर 10 को सभी संभव चालों के लिए समाकलित करेंगे, यानी समीकरण 10 को हम क्या करेंगे, समाकलन करेंगे। B का मान ज्ञात करने के लिए B का मान ज्ञात करने के लिए हम समीकरण 10 को सभी संभव चालों के लिए हम इक्वेशन नंबर 10 को सभी संभव चालों के लिए समाकलित करते हैं। समाकलन करेंगे इक्वेशन नंबर 10 को, दोनों तरफ समाकलन करेंगे। बाईं तरफ देखिए NCDC 0 से इनफाइनाइट इसकी सीमा है और बराबर 0 से इनफाइनाइट BE की घात माइनस mc²/2 KT C² DC, इक्वेशन नंबर 11। टू KT C² DC, इक्वेशन नंबर 11। देखिए अब इक्वेशन नंबर 11 को हम इस समाकलन को अलग निकाल कर अलग से करेंगे। इस इक्वेशन नंबर 11 में देखिए
ये एक नियतांक है, इसको हम बाहर निकाल लेते हैं। समाकलन में नियतांक को हम बाहर निकाल लेते हैं। समाकलन dc के सापेक्ष है तो केवल c का पद ही इसमें समाकलन होगा। अब इसमें हम मान लेते हैं कि ये पूरा का पूरा पद I2 के बराबर है। माना I2 बराबर ये है 0 से इनफाइनाइट। c स्क्वायर को मैं पहले लिख देता हूँ, c स्क्वायर e की घात माइनस mc स्क्वायर अपॉन 2kt इंटू डी। इसे हम इक्वेशन नंबर 12 दे देते हैं। ये हमारा इक्वेशन नंबर 12 है। भाई हम एक मानक समाकलन से जानते हैं, हमारा एक मानक समाकलन है, इसको आप अलग से नोट करके रखेंगे क्योंकि मानक समाकलन कई जगह हमारे काम में आएगा। मानक समाकलन है ये एक मानक समाकलन है, इसको नोट करें। IN इजिकल टू समाकलन 0 से इनफाइनाइट x टू द पावर n e की घात माइनस अल्फा x स्क्वायर इंटू dx। अगर ये एक मानक समाकलन है तो इसमें IN का मान ये होता है, इसको याद करके रखें। मानक समाकलन का मान निश्चित होता है n-1/2 अल्फ़ा और IN-2, ये याद रखना। ये मानक समाकलन को हम इक्वेशन नंबर दे देते हैं 13। इक्वेशन नंबर 13 एक मानक समाकलन है। यहाँ पर देखिए I डॉट का मान क्या होता है, I0। यहाँ पर देखिए n की जगह हम 2 रखेंगे तो 2 - 2 यानी 0 हो जाएगा। और I0 का भी एक मानक समाकलन है, उसका मान ये होता है, I0 का मान ये होता है 0 से इनफाइनाइट e की घात माइनस अल्फ़ा x स्क्वायर dx। इसका मान होता है 1/2 रूट पाई बटा अल्फ़ा। चौदह नंबर देखिए इक्वेशन 13 है वह 14 को 12 में रखने पर अब हम इस समाकलन का मान निकालेंगे। 13 और 14 को 12 में रख देंगे। समीकरण नंबर 13 व 14 को 12 में रखने पर देखिए इक्वेशन नंबर 12 में रखेंगे तो हमें I2 का मान प्राप्त हो जाएगा। I2 का मान प्राप्त करेंगे। I2 बराबर n-1 की जगह 2-1/2 अल्फ़ा, तो अल्फ़ा की जगह हो गया m/2kt इंटू I डॉट 2 से 2 कैंसिल हो गया और बराबर हो गया kt/m। I डॉट का मान है 1/2 रूट पाई बटा अल्फ़ा, रूट पाई बटा अल्फ़ा का मान लिखेंगे m/2kt, 2kt ऊपर चला जाएगा। इक्वेशन नंबर 15 देखिए इक्वेशन नंबर 15 को हम कहाँ रखेंगे, इक्वेशन नंबर 11 में रख देंगे तो हमें नियतांक b का मान प्राप्त हो जाएगा। इक्वेशन नंबर 15 को इक्वेशन नंबर 11 में रखने पर ग्यारह में रखेंगे तो मेरे पास एक समीकरण आएगी n बराबर b डॉट b इंटू kt/m इंटू 1/2 √2π/kt/m। इसे हम और सरल करेंगे। n बराबर b 2π/kt और बटा m, इसकी पावर कितनी हो जाएगी 3/2 हो जाएगी और 1/4π बचेगा। आइए b का मान क्या है 4πn इंटू m/2π/kt की पावर
3/2 समीकरण नंबर 16। भाई पक्षांतरण करके हम b का मान निकाल लेंगे। समीकरण 16 को समीकरण नंबर 10 में यहाँ पर b के स्थान पर रख देंगे। समीकरण 16 को समीकरण नंबर 10 में रखने पर इक्वेशन नंबर 10 ये रही, रख दीजिए। NCDC टू पाई के टी टू द पावर 3/2 इंटू सी स्क्वायर इंटू ई की घात माइनस MC² बटा 2 KT इंटू DC। इक्वेशन नंबर 17। समीकरण 17 उन अणुओं की संख्या है जो दिए गए आयतन C से C + DC के मध्य गति करते हैं। समीकरण नंबर 10, समीकरण नंबर 17 उन अणुओं की संख्या है जो दिए गए आयतन में चाल C से C + DC के मध्य गति करते हैं। अतः चाल का प्रायिकता फलन क्या होगा? अतः चाल का प्रोबेबिलिटी फंक्शन यानी प्रायिकता फलन ज्ञात करेंगे। कौन सी चाल का? C से C + DC के मध्य फलन को हम FC से रिप्रेजेंट करते हैं या PC से, प्रोबेबिलिटी है इसके लिए PC से रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें उन अणुओं की संख्या को उन अणुओं से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 4 पाई m बटा 2 पाई KT टू द पावर 3/2 इंटू C² इंटू ई की घात माइनस MC² बटा 2 KT। इक्वेशन नंबर 18। देखिए अब हम औसत चाल का महत्वपूर्ण सूत्र स्थापित करेंगे जो मैक्सवेल ने अपने 3 महत्वपूर्ण सूत्रों में एक सूत्र दिया था। यह था औसत चाल के लिए। आइए, सबसे महत्वपूर्ण सूत्र था औसत चाल। 1 नंबर क्वेश्चन था औसत चाल। औसत चाल को सूत्र हम जानते हैं। औसत चाल कौन से समीकरण से दी जाती है? औसत चाल निम्न समीकरण द्वारा दी जाती है।
औसत चाल का फार्मूला हमें ये ध्यान है, औसत चाल को सी बार से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका सूत्र है सी को प्रोबेबिलिटी फंक्शन से डिवाइड कर देंगे और इसका समाकलन कर देंगे। इक्वेशन नंबर 19, इसमें मान रख दो भाई, तो औसत चाल आ जाएगी बराबर 4 पाई m बटा 2 पाई के टी इसकी घात 3/2 और समाकलन 0 से इनफाइनाइट सी क्यूब ई की घात माइनस एम सी स्क्वायर बटा 2 के टी इंटू डी सी। इक्वेशन नंबर 20, देखिए इक्वेशन नंबर 20 में ये एक मानक समाकलन है, इसका मान लेते हैं हम I3 है। I3 बराबर क्या है 0 से इनफाइनाइट सी क्यूब ई की घात माइनस एम सी स्क्वायर बटा 2 के टी। ये एक मानक समाकलन है। I3 का मान हम IN बराबर पहले ही हम लिख चुके हैं, IN का इससे पूर्व जो इक्वेशन नंबर 13 थी वहाँ पर IN का सूत्र हम लिख चुके हैं कि n-1 बटा 2 अल्फ़ा इंटू IN-2 होता है। यहाँ पर देखिए n का मान 3 है और अल्फ़ा का मान m बटा 2 के टी है। इन दोनों को हम रखेंगे तो I3 का मान क्या आ जाएगा, n की जगह 3 रख दो और बटे 2 अल्फ़ा इंटू I1 बराबर 3 - 1 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर बचेगा I1 बटा अल्फ़ा। इक्वेशन नंबर 21। इक्वेशन नंबर 21 में हम I1 का मान ज्ञात करेंगे। देखिए I1 का मान इस प्रकार ज्ञात करेंगे। I1 भी पुनः एक मानक समाकलन है। I1 का मान भी हम मानक समाकलन की तरह ज्ञात करेंगे। I1 क्या है, यहाँ पर I1 है C इंटू ई की पावर माइनस एम सी स्क्वायर बटा 2 के टी इंटू डी सी बराबर 1/2 अल्फ़ा। I1 बराबर होगा 1/2 2 के टी बटा m बराबर आएगा के टी बटा m। इक्वेशन नंबर 22। अतः I3 का मान क्या आ जाएगा 2 के टी बटा m इंटू के टी बटा m बराबर 2 के स्क्वायर टी स्क्वायर बटा m स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 23 को 20 में रख देंगे भाई। इक्वेशन 23 को इक्वेशन 20 में रखने पर इक्वेशन नंबर 20 थी हमारी ये, इसमें ये था I3 की जगह हम इक्वेशन नंबर 23 लिख देंगे। ये पहले से ही है, हमें औसत चाल C बार प्राप्त हो जाएगी। C बार बराबर 4 पाई इंटू 1/2 पाई टू द पावर 3/2 इंटू m बटा के टी इंटू पावर टू द पावर 3/2 इंटू 2 के टी अपॉन m टू द पावर 2 बराबर क्या आ जाएगा, सरल करने पर 2 की पावर 3/2 आ जाएगा और नीचे देखिए पाई अंडर रूट पाई बचेगी और यहाँ पर ब्रैकेट में बचेगा के टी बटा m टू द पावर 1/2। तो C बार का मान क्या आ जाएगा, सभी को घात 1/2 बना देंगे। हम छोटी कक्षाओं में हम बनाते आए हैं। जो ही हम घात 1/2 बनाएंगे 2 की पावर 3 आ जाएगी ब्रैकेट में इंटू के टी आ जाएगा बटे पाई m आ जाएगा। इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं √8 के टी बटा पाई m। नोट कीजिए इक्वेशन नंबर 24 औसत चाल के लिए मैक्सवेल का महत्वपूर्ण सूत्र है। उसके बाद मैंने पहले ही बताया था कि मैक्सवेल ने 3 महत्वपूर्ण सूत्र दिए थे, जिसमें पहला था औसत चाल के लिए इक्वेशन नंबर 24 है। उसके बाद दूसरा मैंने बताया था
अधिकतम प्रायिक चाल यानी मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी स्पीड। देखिए अगला सूत्र है अधिकतम प्रायिक चाल, दूसरा है ये। देखिए भाई, अधिकतम प्रायिक चाल वह चाल है जिस पर प्रायिकता यानी प्रोबेबिलिटी का मान अधिकतम होता हो। यदि हम अधिकतम प्रायिक चाल को CMP से रिप्रेजेंट करें, C मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी, तो इस चाल पर प्रायिकता अधिकतम होगी। अर्थात प्रायिकता अधिकतम होने से तात्पर्य ये है, अधिकतम प्रायिक चाल वह चाल है जिस पर प्रायिकता अधिकतम होती है। अगर ये चाल अधिकतम प्रायिक चाल है तो इस पर प्रायिकता अधिकतम होती है। प्रायिकता को हम P से रिप्रेजेंट करते हैं, तो P मैक्सिमम होगी प्रोबेबिलिटी ऑफ C मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी। हम जानते हैं कि उच्चिष्ट व निम्निष्ट के लिए प्रथम कोटि का अवकलन शून्य होता है। उच्चिष्ट और निम्निष्ट हम पूर्व की कक्षाओं में गणित में पढ़कर आए हैं। उच्चिष्ट और निम्निष्ट बिंदुओं पर अवकलन का मान हमेशा शून्य होता है, चाहे वो प्रथम कोटि का हो या द्वितीय कोटि का हो। इसके लिए हम प्रथम कोटि का अवकलन करें तो ये होता है dP/dC। C मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी पर मान क्या होगा, 0 होगा। भाई इसमें मान रखेंगे हम, तो ये आ जाएगा D/dC, मान रख देंगे हम, तो ये हो जाएगा 4πm/2πkT टू द पावर 3/2 इंटू C² इंटू e⁻mc²/2kT। ये कौन सी चाल पर है, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी पर। इसका मान क्या आएगा, इसका मान आएगा 0। यानी मैंने क्या किया है, मैंने जो पहले जो इक्वेशन आई थी उसमें P ये इसका मान रखा है और इसका अवकलन किया है, यानी D/dC यहाँ पर लिख दिया और P का मान, प्रोबेबिलिटी फंक्शन का मान ये रख दिया। प्रोबेबिलिटी फंक्शन का मान हमारे पास इक्वेशन नंबर 18 में आया था, इक्वेशन नंबर 18 से मान रख दिया मैंने। और जो ही मैंने मान रखा, अब इसका मैं अवकलन करूँगा। अवकलन में कांस्टेंट राशि को बाहर निकाला जाता है। मैं भी कांस्टेंट राशि को 4πm/2πkT को बाहर निकाल लेता हूँ। तो अब कोष्ठक के अंदर फर्स्ट इंटू सेकेंड सूत्र जो होता है उससे मैं अवकलन करूँगा। 2C e⁻mc²/2kT प्लस C² इंटू C मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी माइनस m/2kT इंटू 2C। और ये कौन सी चाल पर है, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी पर। कोष्ठक बंद करके इसका मान किसके बराबर है, 0 के बराबर है। अब इस समीकरण को मैं आगे और सरल करूँगा। जो ही इसको मैं आगे सरल करूँगा, यहाँ पर e⁻mc²/2kT है। इसी इक्वेशन को जो ही मैं आगे सरल करूँगा, 4πm/2πkT
देखिए ये पूरा का पूरा पद गुणा में है, बराबर से दूसरे पक्ष में जाएगा तो भाग में, 0 से जो ही भाग होगा ये पद वहाँ पर जाके 0 हो जाएगा। यहाँ पर मेरे पास ये बचेगा केवल एक तो बचेगा c और एक बचेगा e की घात माइनस mc²/2kt। ये दोनों पदों में क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है। जो ही मैं कॉमन लूँगा तो मेरे पास कोष्ठक के अंदर बचेगा 2 - c² इंटू m/kt। ये कौन सी चाल पर है, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी पर, इसका मान क्या है, 0 है। यहाँ तक नोट करें सभी विद्यार्थी। इसके बाद हम अधिकतम प्रायिक चाल को अगले वीडियो में हल करेंगे। सभी विद्यार्थियों को बहुत बहुत धन्यवाद।